सब्सक्राइब करें सिविल वर्क्स को और घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरी सारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। Hello friends, welcome back to yet another video in which I will tell you about rheological classification of fluids। ठीक है, इसमें हम बताएंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड्स क्या होते हैं, उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, उसके बेसिस क्या होते हैं किसी को क्लासिफाई करने के। ठीक है, सो रीलो उसको हम रिलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं या फिर सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे अगर ये आपने शायद डिफरेंट वीडियोस में टॉपिक्स देखे हो तो वहां पे आपको सिंपल एक ग्राफ दिखा देंगे। एक ग्राफ से आपको बता देंगे कि ये रिलॉजिकल ऐसे होता है, नॉन न्यूटन ये होता है, न्यूटोनियन ये होता है। वो सिंपल ग्राफ्स है इस, या फिर आपको सिर्फ डेफिनेशन बताएंगे। मैं इसमें आपको डेफिनेशन, एग्जाम्पल और ग्राफ इन तीनों का बताऊंगा। ये शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए वीडियो, बट पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको कि कैसे डिफाइन होते हैं हमारे फ्लूइड्स, कैसे उस पर शेयर स्ट्रेस डिफाइन एक्ट करता है, कैसे उसको डिफाइन करते हैं हम डिफरेंट सिचुएशंस में, उनका इफेक्ट क्या होता है टाइम पे, टेम्परेचर पे, या फिर विस्कोसिटी कैसे हमारी चेंज होती है, या फिर विस्कोसिटी पे हमारे फ्लूइड कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट इज रिलॉजी। ठीक है, रिलॉजी कहती है इट इज अ ब्रांच ऑफ अ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड इन फ्लो। कोई भी फ्लूइड जो फ्लो में है उसकी जो हम स्टडी करें थिंक करते हैं तो उसको हम रिलॉजी कहते हैं। ठीक है, अ फ्लूइड विच इज इन द फ्लो, सो और जो उसके हम स्टडी बिहेवियर करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं उसके बिहेवियर की, कि वो कैसे फ्लो, वो कैसे मूव कर रहा है, उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, उसके चेंजेस क्या होंगे, वो कैसे बिहेव करेगा डिफरेंट सिचुएशन में, टेम्परेचर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, विस्कोसिटी कैसे होगी, तो उसको हम कहते हैं रिलॉजी। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज है हमारी, मैं क्लासिफिकेशन से पहले आपको एक न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी बताना चाहता हूँ। वो कहता है it says that the shear stress on a layer at a distance y from the wall is directly proportional to the rate of angular deformation slash shear strain। तो कई बुक्स में आपको या तो एंगुलर स्ट्रेन मिल जाएगा, एंगुलर डिफॉर्मेशन मिल जाएगा, या शेयर स्ट्रेन मिल जाएगा। तो ये कह रहा है कि जो हमारा शेयर स्ट्रेस होता है, ठीक है, अब मान लो हमारे पास कोई शेयर स्ट्रेस है, हमें वो डिस्टेंस y से निकालना है, ये हमारा y है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो शेयर स्ट्रेस है वो जीरो होगा, बाकी लेयर में वो कांस्टेंट है। ठीक है, सो इट सेड दैट द शेयर स्ट्रेस ऑन अ लेयर y, मान लो ये लेयर y है यहाँ पे। ठीक है, सो डिस्टेंस शेयर स्ट्रेस ऑन अ लेयर y फ्रॉम द वॉल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हमारी वॉल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, जो हमारा शेयर स्ट्रेस होगा वो हमारे एंगुलर डिफॉर्मेशन से इक्वल होगा, या फिर शेयर स्ट्रेन से। जितनी हमारी शेयर स्ट्रेन बढ़ती जाएगी, ये कम होती जाएगी, वैसे ही हमारा शेयर स्ट्रेस एक्ट करेगा। अगर वो शेयर स्ट्रेन बढ़ेगी तो शेयर स्ट्रेस बढ़ेगा, अगर शेयर स्ट्रेन कम होगी तो वो भी कम होगा। ठीक है, अब मैं इसको इस ग्राफ की उसमें बताता हूँ। जैसे मान लो ये फ्लो डायरेक्शन है हमारी। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो विस्कोसिटी है वो म्यू है, यहाँ पे वो चेंज हो जाएगी तो वो क्या होगी, म्यू प्लस, ये म्यू है तो यहाँ पे क्या होगी, डी बाय डिफ्रेंशिएशन ऑफ, या फिर आप इसको कह सकते हैं डेल्टा म्यू। ठीक है, तो चेंज इन विस्कोसिटी प्लस ओरिजिनल विस्कोसिटी। ठीक है, ये आ गया। अब ये कह रहा है हमें कि जो हमारा शेयर स्ट्रेस होता है, शेयर स्ट्रेस जो होता है टाउ, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल डिफॉर्मेशन। ठीक है, एंगुलर डिफॉर्मेशन ये होता है डेल्टा थीटा बाय डी डेल्टा बाय डी टी। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाय डी वाई। ठीक है, क्योंकि वो यही कह रहा है कि जो हमारा शेयर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे शेयर स्ट्रेन के। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखता है। अब इसको हमने अगर ऐसे लिखना हो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू डी यू बाय डी वाई। ये क्या है, ये हमारी वही चीज है जो मैंने यहाँ पे बताई, चेंज इन शेयर स्ट्रेस जो हुआ हमारा, ठीक है, एंगुलर डिफॉर्मेशन से। सो म्यू इंटू डी यू बाय डी वाई। डी वाई हमारी जो हमारी एक्स वाई जो डिस्टेंस पे हमने हमारी लेयर पे हमने जो निकालना था। ठीक है, तो ये हमारे आ गया टाउ इज इक्वल टू डी यू बाय म्यू इक्वल टू डी यू बाय डी वाई। ठीक है, अब इसका जो ग्राफ बनता है वो ये न्यूटोनियन फ्लूइड होता है, जो भी न्यूटन फ्लूइड होगा वो इसको फॉलो करेगा। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, मान लो ये न्यूटन फ्लूइड है, ठीक है, दिस इज टाउ एंड दिस इज डी यू बाय डी वाई। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, ये ग्राफ जाएगा ऐसे, जाएगा ग्राफ लीनियरली। ठीक है, लीनियरली ग्राफ जाएगा तो आपको पता होगा कि लीनियरली ग्राफ कब होता है, जब y इक्वल टू एम एक्स हो। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन की जो हमारी इक्वेशन होती है वो ये होती है। तो ठीक है, तो इन दैट केस अगर न्यूटन फ्लूइड है वो
अब न्यूटन फ्लूइड क्या हो जाता है, न्यूटन फ्लूइड हो जाता है वो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है, वो न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं उसको, या फिर न्यूटन फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स आप पूछोगे आप क्या हो सकते हैं, एग्जांपल्स क्या होंगे। अब इसके एग्जांपल्स होंगे हमारे, देखो सबसे पहले एग्जांपल होगा पेट्रोल, ठीक है, दूसरा केरोसिन, तीसरा वाटर, एयर, ठीक है, जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को मानते हैं। ठीक है, जो भी न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को अप्लाई, जिस पे अप्लाई होता है वो हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। मतलब जब हमारा शियर स्ट्रेस ऑन एन लेयर y फ्रॉम द वॉल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन या फिर शियर स्ट्रेन, ठीक है, तो वो हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। अब हम बात करते हैं उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन हमें करनी है, हमने कर लिया। अब हमारा सेकंड, हमने पहला टाइप का फ्लूइड कौन सा कर लिया, न्यूटोनियन फ्लूइड कर लिया। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, विच ओबे द न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। मैंने आपको एक ग्राफ के बताया कि ये जो इसको जो फॉलो करेगा, मतलब जो हमारा शियर स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल डिफॉर्मेशन या फिर शियर स्ट्रेन होगा, वो हमारा न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। अब नेक्स्ट होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं, अब देखो आपको नाम से पता चल रहा होगा कि नॉन न्यूटोनियन का मतलब क्या होता है। नॉन न्यूटन फ्लूइड का मतलब क्या हो रहा है, नॉन न्यूटन विच डू नॉट ओबे न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये सिंपल लेमैन लैंग्वेज में हो गया कि जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी नहीं लेता है उसको हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आता है कि उसकी इक्वेशन क्या बनेगी अगर वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। ठीक है, नॉन न्यूटन फ्लूइड की जो हमारी इक्वेशन होती है वो टाउ इज इक्वल टू ए इंटू डी यू बाई डी वाई रेज टू पावर एन प्लस बी। अब b इसमें जीरो होता है क्योंकि ये हमारा बहिंगम एक इक्वेशन होती है, वो मैं आगे बताऊंगा। वो इसमें जो b कांस्टेंट होता है वो जीरो होता है नॉन न्यूटन फ्लूइड्स में। ठीक है, तो जो वैल्यू ऑफ b इज जीरो, सो हम उसको b को कांस्टेंट मानते थे, उसकी एक अलग वैल्यू होती है बहिंगम कांस्टेंट में। ठीक है, वो अलग मैं आपको बताऊंगा कि वो बहिंगम फ्लूइड्स जो होते हैं उसमें b की वैल्यू कैसे चेंज होती है। ठीक है, अब हमारी बात आती है व्हाट इज ए एंड व्हाट इज एन। ए इज कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है, वो ये बताता है कि जो हमारा फ्लूइड है उसमें कितनी कंसिस्टेंसी है या फिर कितनी फर्मनेस है उस लिक्विड में। ठीक है, वेयर एज एन जो होता है हमारा वो होता है फ्लो बिहेवियर इंडेक्स। अब फ्लो बिहेवियर इंडेक्स मतलब इट मीन्स दैट द एन मीन्स दैट डिग्री ऑफ नॉन न्यूटेनियन, डबल एन मतलब नॉन न्यूटेनियन। ठीक है, नॉन न्यूटेनियन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, जो हमारा एन होता है, सो कितनी डिग्री ऑफ नॉन न्यूटेनियन कैरेक्टरिस्टिक है उस फ्लूइड के, वो हमसे एन होता है। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या होती है नॉन न्यूटेनियन की, टाउ इज इक्वल टू ए इंटू डी यू बाई डी वाई रेज टू पावर एन। ठीक है, तो मेन हमारी यही होती है, बी हमारा कांस्टेंट होता है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू ए इंटू डी यू बाई डी वाई रेज टू पावर एन। ठीक है, ये हमारी नॉन न्यूटन की आ गई। ठीक है, अब जो होगा कंसिस्टेंसी इंडेक्स के आप बारे में सोच रहे हो, तो वो हमें अगर न्यूमेरिकल करना हो तो वहां पे हमें वो कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू दी होगी। ठीक है, तो इसके आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर हम इसको दो पार्ट में, जो नॉन न्यूटन फ्लूइड होता है उसको हम दो पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं, जो टाइम डिपेंडेंट हो और जो टाइम इंडिपेंडेंट हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम इंडिपेंडेंट की। तो टाइम इंडिपेंडेंट से आपको समझ आ रहा होगा, द फ्लूइड विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम और whose viscosity does not change with the time। ठीक है, मतलब जो फ्लूइड जो टाइम पे डिपेंडेंट ना हो या फिर जिसकी विस्कोसिटी म्यू स्टैंड फॉर डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है, जो हमारा म्यू होता है वो हमारी डायनामिक विस्कोसिटी होती है। ठीक है, तो कोई भी फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी चेंज ना हो विद टाइम उसको हम टाइम इंडिपेंडेंट कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होंगे, ब्लड होगा, मिल्क होगा, शुगर होगा, बटर होगा। मान लो आप ब्लड है, ब्लड टाइम के साथ चेंज होगा नहीं होगा, वो फ्लूइड स्टेट में है तो फ्लूइड स्टेट में ही रहेगा अंटिल एक्सटर्नल फोर्स या उसको कोई एक्सटर्नल एनर्जी से उसको चेंज ना किया जाए। ठीक है, सिमिलरली गोज विद द शुगर, या फिर कोई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है या फिर वैसा कोई सोल्यूशन है। वेयर एज फॉर टाइम डिपेंडेंट मतलब
टाइम इंडिपेंडेंट को ऑपोजिट। टाइम इंडिपेंडेंट मतलब था हमारा कि वो विस्कोसिटी उसकी टाइम के साथ नहीं चेंज होती। अब टाइम डिपेंडेंट क्या होगा? अ फ्लूइड विच डिपेंड्स अपॉन द टाइम और हुज विस्कोसिटी चेंजेस मतलब इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। तो ये जो है वो साइन फॉर इंक्रीज, दिस साइन फॉर डिक्रीज, ठीक है, विद टाइम इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट। एग्जाम्पल जिप्सम, सम पेंट्स इंक्स। अब जिप्सम मान लो, अब जिप्सम जिप्सम कहाँ होता है? बिल्डिंग मटेरियल में हो सकता है, या फिर मान लो आप जिप्सम को पानी के साथ मिला देते हो, थोड़ी देर बाद वो टाइम के साथ क्या हो जाएगा? वो हार्ड हो जाएगा। सिमिलरली गोज विद कंक्रीट, कंक्रीट या फिर आप सीमेंट कह सकते हो, ठीक है। अगर उसको पानी के साथ आप मिला दो तो कुछ टाइम बाद वो सॉलिड बन जाएगा। तो एग्जाम्पल इसका जिप्सम होगा, सीमेंट होगा, अब पेंट्स होगा, कुछ इंक होगा। प्रिंटर की इंक क्या होती है? पहले कुछ गीली होती है, फिर वो मतलब लिक्विड होती है, फिर थोड़े टाइम बाद सूखने के बाद वो सॉलिड बन जाती है। तो वो भी एग्जाम्पल होगा, मतलब टाइम के साथ उसका बिहेवियर चेंज हो गया, तो वो टाइम डिपेंडेंट हुए, ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल और ग्राफ के साथ समझेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारा, जो हम बात कर रहे थे टाइम डिपेंडेंट की, ठीक है। टाइम डिपेंडेंट में दो तरह के लिक्विड होते हैं, एक सूडोप्लास्टिक होता है और एक डाइलेंट डाइलेंट लिक्विड होते हैं। अब सूडोप्लास्टिक क्या होता है? सूडोप्लास्टिक वो होता है जहां पे मैंने क्या बताया था आपको, फ्लो बिहेवियर लेस देन 1 हो, और डायलेंट में जब फ्लो बिहेवियर ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। इक्वेशन वही है हमारी जो मैंने बताई थी आपको, ठीक है। अब इसको डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज shear thinning fluids, that is viscosity decreases with increase in shear stress। मतलब वो सूडोप्लास्टिक वो लिक्विड होते हैं जिसको हम shear thinning कहते हैं, मतलब वो थिनिंग हो रहे हैं, मतलब इसका मतलब पहले वो थिक थे, अभी वो shear thinning हो रही है उनकी। सो द shear thinning fluids कहते हैं हम उनको जब वो थिक से थिनिंग हो। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज shear thinning fluids, दैट इज जो उनकी विस्कोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन shear stress। अगर shear stress बढ़ेगा तो उनकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? इसका एग्जाम्पल होगा ब्लड और मिल्क। अब मान लो ब्लड की shear stress बढ़ रहा है तो उतना ज्यादा थिन होता जाएगा, ठीक है। सिमिलरली गोज विद द मिल्क, जितना उसमें shear stress बढ़ता जाएगा तो उसकी विस्कोसिटी उतनी कम होती जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा डायलेंट लिक्विड जिसका n ग्रेटर देन 1 हो, मतलब फ्लो बिहेवियर इंडेक्स। फ्लो बिहेवियर इंडेक्स क्या था? डिग्री ऑफ नॉन न्यूटोनियन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फ्लूइड। अगर डिग्री ऑफ नॉन न्यूटोनियन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फ्लूइड ग्रेटर देन 1 होगी तो उसको हम डायलेंट लिक्विड कहेंगे या डायलेंट फ्लूइड कहेंगे, ठीक है। दीज आर द लिक्विड ऑल्सो कॉल्ड एज shear थिकनिक फ्लूइड्स। shear थिकनिक फ्लूइड्स मतलब shear थिकनिक फ्लूइड मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो पहले थिन थे अब थिक हो रहे हो, ठीक है। सो दीज आर द लिक्विड ऑल्सो कॉल्ड एज shear थिकनिक फ्लूइड, दैट इज विस्कोसिटी इंक्रीजेज। मतलब shear थिन थे अब बढ़ रहे हैं, थिक हो रहा है मतलब मोटे हो रहे हैं, तो मोटे होने से क्या होगा? उनकी विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, ये इंक्रीज है, ठीक है। इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन shear स्ट्रेस, ठीक है। जैसे जैसे shear स्ट्रेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विस्कोसिटी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल बटर, शुगर, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब जैसे मान लो जो बटर है वो बटर क्या होता है आपका? पहले जैसे दूध होता है उससे मलाई बनती है, फिर उसको आप मिक्सी में या फिर उसको किसी भी उसमें बनाओगे तो जब जितना ज्यादा वो थिक होता जाता है उसका उतना बटर बन जाता है। पर मलाई से वो बटर बनता है, दूध से मलाई बना, मलाई से बटर बना, तो शेयर थिकनिंग हो रही है। मतलब वो जितने भी उसके मिल्क के पार्टिकल्स थे, जितने मिल्क था वो सारे इकट्ठा जुड़ रहा है। अब वो इकट्ठा जुड़ रहा है तो उसकी वजह से वो क्या बन रहा है? शेयर थिकनिंग हो रही है। शेयर थिकनिंग हो रही है जिसका मतलब पहले वो मिल्क था, फिर वो थोड़ा पतला हुआ, उसको मलाई बनी, फिर जो मलाई थी मलाई को हमने यूज किया, फिर उसको हमने इकट्ठा किया, उसको मतलब जो मिक्सी में डाला है, किसी में भी डाला, फिर उससे हमने क्या बनाया? बटर बनाया। तो उसको मतलब वो थिन से थिक में हुआ। सिमिलरली अगर शुगर या फिर कोई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ आप बोलोगे कैसे होगा? अब ये हमारा टाइम डिपेंडेंट वाले थे, अब टाइम डिपेंडेंट के ग्राफ कैसे बनेंगे? अब टाइम डिपेंडेंट के ग्राफ बनाना तो ठीक है। पहले मैंने आपको क्या बताया? सूडोप्लास्टिक मतलब शेयर थिनिंग मतलब पहले मोटा था पतला होगा, तो ये हमारा शेयर स्ट्रेस है और ये शेयर स्ट्रेन है, चेंज इन शेयर स्ट्रेन या फिर एंगुलर डिफॉर्मेशन। अब हमारा सूडोप्लास्टिक जो था शेयर थिनिंग था, इसका मतलब पहले मोटा था पतला हो रहा है, तो वो पहले मोटा था वो धीरे धीरे पतला हो रहा है, मतलब शेयर थिनिंग हो रही है। ये हमारा आ गया सूडोप्लास्टिक। अब हमने डायलेंट का बनाना, डायलेंट क्या हो रहा है? पहले पतला था मोटा हो रहा है, तो मतलब पहले पतला था फिर अब मोटा हो रहा है, तो वो ऐसे होगा, ठीक है। तो ये होगा सूडोप्लास्टिक, ठीक है। ये हो गया हमारा सूडोप्लास्टिक, ये हो गया हमारा
डायलेंट, ठीक है। एग्जाम्पल इसका ब्लड और मिल्क वेयर n is less than 1। एग्जाम्पल बटर, राइस स्टार्च का एक सोल्यूशन जो होता है वो भी हो सकता है, ठीक है, वेयर n is greater than 1। ठीक है, ये ग्राफ के साथ मैंने आपको बता दिया। अब मैं क्या करूंगा, जब सारे हमारे लिक्विड हो जाएंगे ना, तो मैं लास्ट में आपको एक ग्राफ बनाऊंगा जहां पे आपको नॉन न्यूटन भी मिल जाएगा, वहां पे आपको न्यूटन वाला भी मिल जाएगा, फिर आपको मिल जाएगा टाइम डिपेंडेंट वाले भी मिल जाएंगे, फिर टाइम इंडिपेंडेंट वाले मिल जाएंगे। तो इकट्ठा ग्राफ में आपको वो भी समझ आएगा। ये भी डेफिनेशन साथ एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। बाकी वीडियोस में आपको शायद सिर्फ ग्राफ मिलेगा, तो मैं आपको एग्जाम्पल, ग्राफ और डेफिनेशन के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम टाइम इंडिपेंडेंट की तरफ, ठीक है। अब टाइम इंडिपेंडेंट से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसके बारे में बात करता है, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स। बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड जैसे हमारे नॉन न्यूटन में बी की जो वैल्यू होती थी वो 0 होती थी, बट बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स में बी की एक वैल्यू होती है जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा, उसके मतलब ये होता है कि वो एक ऐसा लिक्विड है जिसकी पहले कोई शेयर स्ट्रेस उसमें या शेयर कोई थ्रेशोल्ड स्ट्रेस पहले से है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी हमारी, ए जो हमारा क्या था कंसिस्टेंसी इंडेक्स था, एन जो हमारा फ्लो बिहेवियर इंडेक्स था, तो ये हो गया प्लस इसमें सिर्फ बी ऐड हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, टाउ इज इक्वल टू ए इंटू डी यू बाई डी वाई रेस टू पावर एन प्लस बी, वेयर ए इज म्यू, ठीक है। इसमें हमारी ए की जो वैल्यू होगी वो डायनेमिक विस्कोसिटी की बात होगी, और जो एन की वैल्यू जो होगी हमेशा 1 होगी। तो बिंघम अगर क्वेश्चन में आपसे कोई पूछते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लो इंडेक्स बिहेवियर इन बिंघम फ्लूइड्स, तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि आपका फ्लो इंडेक्स क्या वैल्यू क्या होगी इन बिंघम फ्लूइड्स। तो बिंघम फ्लूइड्स में क्या हमेशा इनकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। फिर बी स्टैंड फॉर टाउ नॉट। टाउ नॉट इज हैज सम थ्रेशोल्ड वैल्यू। इस फ्लूइड में जिसमें पहले से कुछ थ्रेशोल्ड वैल्यू हो उसको हम बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट कितना ज्यादा विस्कस मटेरियल होता है, ठीक है। तो आप जब यूज करते हो टूथब्रश में तो उसकी विस्कोसिटी होती है वो पहले से इतनी ज्यादा होती है। सिमिलरली गोज विद सीवेज स्लज, जो भी आपका हाउस होल्ड सीवेज स्लज होता है तो उसकी अपनी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, ठीक है। तो उन लिक्विड के जिनकी थ्रेशोल्ड वैल्यू पहले से ही हो तो उसको हम बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड्स कहते हैं, या फिर जिसका फ्लो इंडेक्स बिहेवियर इक्वल टू 1 हो, ठीक है, इक्वल टू 1 हो, तो वो भी हमारा बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड के अंदर रहेंगे, ठीक है। अब इसका मुझे ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ये टाउ नॉट था, अब ये कह रहा है कि इसकी कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू है, तो मैं मान लेता हूं इसकी कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू है टाउ नॉट, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो अब इसकी यहां से एक वैल्यू है तो इसका मतलब ग्राफ इसका यहां से स्टार्ट होगा। तो अब इसका ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा तो इसकी यहां से ये ऐसा बनेगा इसका ग्राफ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर हमारा स्ट्रेट लाइन ओरिजिनल स्टार्ट होती है तो m प्लस एक्स होता है, ठीक है। बट ये हमें किसी वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है तो प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी, ओके। सो नेक्स्ट इज टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स। जो हमारी पहले हमने टाइम डिपेंडेंट कर लिया, टाइम इंडिपेंडेंट कर लिया, अब हम टाइम डिपेंडेंट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला था शायद मैंने टाइम डिपेंडेंट बोल रहा था मैं आपको, तो वो टाइम इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो उसको करेक्ट कर लेना। तो टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स में हमारा आएगा थिक्सोट्रोपिक और रियोपैटिक या फिर रियोलॉजिकल फ्लूइड्स, ठीक है। तो इसमें दो होते हैं हमारे, एक थिक्सोट्रोपिक होता है, एक रियोपैटिक होता है। Those fluid whose viscosity decreases with time और fluid whose viscosity decreases with increase in shear stress and time, ठीक है। इसको हम डिफाइन कैसे करना हो तो उसको दो तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। पहला ये बोल रहा है whose fluid whose viscosity decreases with time, सिंपल लैंग्वेज में जिसकी विस्कोसिटी कम हो जाए टाइम के साथ वो हमारा थिक्सोट्रोपिक होगा। या फिर फ्लूइड whose viscosity decreases with increase in shear stress and time, ठीक है। या फिर ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाए इंक्रीज इन शियर स्ट्रेस, ठीक है। टाइम अगर हमारा बढ़ रहा है तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाए या फिर उसकी विस्कोसिटी कम हो जाए विद इंक्रीज इन शियर स्ट्रेस। एग्जांपल प्रिंटर इंक, सम पेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रियोपैटिक वाला क्या है, वो क्या कहता है, दोस फ्लूइड्स हुज विस्कोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम। तो रियोपैटिक क्या होगा, जिसकी विस्कोसिटी इंक्रीज होगी विद टाइम, ठीक है।
या फिर इसकी एक और डेफिनेशन जैसे उसकी थी, फ्लूइड हुज विस्कोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम विद इंक्रीज इन शियर स्ट्रेस। ठीक है, जो ये आ रहा है उसको मतलब इंक्रीज है। ठीक है, हुज विस्कोसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन शियर स्ट्रेस एंड टाइम। जो भी लिक्विड जिसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो टाइम के साथ वो हमारा रियोपैटिक। जो भी लिक्विड जिसकी विस्कोसिटी कम हो वो हमारा हो जाएगा थिक्सोट्रोपिक। इसका एग्जांपल क्या होगा रियोपैटिक का? रियोपैटिक का क्या होगा? जिप्सम। जैसे मैंने आपको बताया उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज क्यों होती है? अगर मान लो कि मैंने जिप्सम को वाटर के साथ मिलाया या फिर सीमेंट को वाटर के साथ मिलाया, पहले वो पेस्ट फॉर्म में रहेगा, उसके बाद वो सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा, तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ये दो एग्जाम्पल थे। अब इसका ग्राफ देखेंगे हम। ठीक है, अब मान लो हमारे थे जो हमने कवर किया, ये थे टाइम डिपेंडेंट, पिछले वाले जो थे वो टाइम इंडिपेंडेंट। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा शियर स्ट्रेस हो गया, ये एंगुलर डिफॉर्मेशन या फिर चेंजिंग या फिर शियर स्ट्रेन हो गया। तो हमारा थिक्सोट्रोपिक क्या होता है? थिक्सोट्रोपिक क्या होता है हमारा? जब वो विस्कोसिटी डिक्रीज हो। ठीक है, थिक्सोट्रोपिक क्या था हमारा? जब विस्कोसिटी डिक्रीज हो। तो उसको हम ऐसे वो करेंगे, दूसरा स्केच पेन से बताता हूँ। विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब पहले इंक्रीज हो रही थी, अब डिक्रीज होगी। ठीक है, वेयर एज इन रियोपैटिक वो हमारी विस्कोसिटी थी वो इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, अब विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है तो ऐसे होगा। आप बोलोगे आपने यहां से क्यों नहीं बनाया, यहां से क्यों बनाया? क्योंकि यहां पे इसकी कोई पहले से एक थ्रेशोल्ड वैल्यू थी। ठीक है, तो ये हमारा आ गया थिक्सोट्रोपिक और यहां आ गया हमारा रियोपैटिक। ठीक है, एन हमारा क्या होगा इसमें? जैसे पिछले वाले में ये था, जब वो इंक्रीज हो रहा था तो एन की वैल्यू क्या हो रही थी हमारी? इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, तो वैसे ही जो भी इंक्रीज होगा उसकी वहां पे एन की वैल्यू क्या होगी? एन की वैल्यू क्या थी? फ्लो इंडेक्स बिहेवियर, तो ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1। ठीक है, जो इक्वेशन थी हमारी ये वाली। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी इन केस ऑफ रियोपैटिक। इन केस ऑफ थिक्सोट्रोपिक ये लेस देन 1 होगी। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने रियोपैटिक क्या बताया? जिप्सम और इसका इंक। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हमारे सारे लिक्विड हो गए पूरे। ठीक है, हमने न्यूटोनियन फ्लूइड भी पढ़ लिया, हमने नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में थिक्सोट्रोपिक जो टाइम डिपेंडेंट है। ठीक है, थिक्सोट्रोपिक भी पढ़ लिया, रियोपैटिक भी पढ़ लिया। उसके बाद हमने बिहंगम फ्लूइड भी पढ़ लिया और उसके बाद हमने नॉन न्यूटन में टाइम इंडिपेंडेंट वाले सूडोप्लास्टिक और डायलेंट भी पढ़ लिया। अब हमारी बारी आती है इन सबको ग्राफ में प्लॉट करने की। ठीक है, ग्राफ में प्लॉट करना है तो सबसे पहले हमारा न्यूटन फ्लूइड क्या था? जो स्ट्रेट लाइन हो, y इक्वल टू एम एक्स, ये हमारा आ गया न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, उसके बाद हमने ये ग्राफ बनाया है थिक्सो और रियो का, तो यहां से बना लेते हैं इसको। ये आ गया हमारा थिक्सो का, ये आ गया रियो का। ठीक है, अब हमने दूसरा क्या बनाया था? हमने बनाया था सूडोप्लास्टिक और डायलेंट का। सूडोप्लास्टिक में कम हो रहा था तो ये ऐसे आएगा और डायलेंट में इंक्रीज हो रहा था तो वो ऐसे आएगा। ठीक है, थोड़ा हिल गया। ठीक है, ये डायलेंट वाला आ गया, ये सूडोप्लास्टिक आ गया आपको। ठीक है, सूडोप्लास्टिक और इसके बीच में क्या आएगा आपका? जिसकी कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू थी, बिंगम। ये हमारा थिक्सोट्रोपिक एंड दिस इज रियोपैटिक। ठीक है, तो ये हमारे लिक्विड थे। अब साथ में आपको एग्जांपल्स भी डाल देता हूं। ठीक है, इसके साथ एग्जांपल्स और वैल्यू। अब डायलेंट में क्या था हमारा? एन, जो एन की वैल्यू थी वो ग्रेटर देन 1 थी। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या थी? 0 थी। वेयर एज फॉर न्यूटन फ्लूइड एन इक्वल टू 1
बी इक्वल टू 0। सूडोप्लास्टिक में n लेस देन 1, बी इक्वल टू 0। फॉर रियोपैटिक n ग्रेटर देन 1 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। सिमिलरली भिंगम में क्या होगा, n इक्वल टू 1 एंड b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और थिक्सोट्रॉपिक में क्या होगा, n लेस देन 1 एंड b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इसकी ये आगे कोई डाउट है तो एक बार आप देख सकते हो उसको। ठीक है, सो हमारा थिक्सोट्रॉपिक का एग्जांपल क्या था, प्रिंटर इंक या फिर कोई सम पेंट्स हो सकता है। विहंगम का क्या था हमारा, विहंगम का हमारा सीवेज स्लज और टूथपेस्ट था। ठीक है, ये वाला विहंगम का। रियोपैटिक का क्या था हमारा, रियोपैटिक का था जिप्सम को जब हम किसी भी वाटर से मिलाते हैं फिर सीमेंट को वाटर से मिलाते हैं। ठीक है, न्यूटोनियन फ्लूइड का क्या था हमारा, न्यूटन फ्लूइड का जो मैंने बताया था एयर, वाटर, केरोसिन, पेट्रोल, तो ये हमारे न्यूटोनियन के एग्जाम्पल थे। अब सूडोप्लास्टिक का क्या था हमारा आंसर, एग्जाम्पल सूडोप्लास्टिक का था हमारा ब्लड, मिल्क। ठीक है, जिसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है, इंक्रीज इन शेयर स्ट्रेस। और डाइलेंट का क्या होगा, डाइलेंट का क्या होगा हमारा, बटर होगा, कंसंट्रेट शुगर होगा, या फिर राइस स्टार सोल्यूशन। तो ये इसका एग्जांपल था। तो ये थी पूरी कंप्लीट वीडियो, रियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स। ये शायद आपको डिटेल में कोई नहीं बताएगा, ना कि आपको कहीं किसी वीडियो में मिले इतने डिटेल में, तो जो मैंने आपको बताया। सो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करते तो मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने की, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, हिट द बेल नोटिफिकेशन बटन, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।